नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर MPSI हो, व्यापम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, और इसे हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। आज हम इसका लॉजिक समझेंगे, इसके टाइप समझेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर एक अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक निश्चित क्रम में बैठाना कि एक दी हुई व्यवस्था में उनको बिठालना सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, किस किस टाइप से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। मेनली इसमें 5 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जो मेन टाइप्स आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में वो 5 आते हैं, जिनमें से मेन होते हैं 2 सर्कुलर, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लीनियर। इसके अंदर आता है फिर इस सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। 3 टाइप इस प्रकार से आते हैं। और लीनियर में आता है एक सिंगल लाइन और एक आता है डबल लाइन। इन सभी को हम विस्तार से अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके लॉजिक। पहले इनको समझने से पहले हम इसमें काम आने वाली टर्मिनोलॉजीज और जो भी इसमें टर्म्स काम में आते हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट, राइट, दाएं, बाएं की। ये 4 दिशाएं होती हैं। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, इस प्रकार से कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसका जो राइट हैंड होता है मतलब दायां जो होता है वो पूर्व की ओर होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो होता है पश्चिम की तरफ। अब लेफ्ट राइट तो याद रहते हैं, लेकिन दायां बायां कैसे याद रखें तो उसके लिए एक ट्रिक है। जैसे हमारे ये दोनों हैंड हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। दोनों को इस प्रकार से करेंगे तो इसमें देखिए जो लेफ्ट हैंड है इसमें देखिए इधर से आता है ये इस प्रकार से, इधर से बन रहा है तो लेफ्ट L बन रहा है एक प्रकार से, तो ये लेफ्ट मान लेंगे। और इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये B बन रहा है, B फॉर बायां। इंग्लिश मीडियम में काफ़ी दिक्कत होती है दायां बायां की, तो इसलिए इधर से ये बायां हो जाएगा, B फॉर बायां। और जो दूसरा हाथ है ये होता है राइट हैंड, और इस तरह से D बन रहा है तो हो जाएगा दायां। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो पूर्व की तरफ उसका राइट हैंड होगा और पश्चिम की तरह लेफ्ट हैंड होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका जो राइट हैंड होगा वो होगा पश्चिम की तरफ, और जिसका लेफ्ट हैंड होगा वो पूर्व की तरफ। मतलब इसको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए व्यक्ति के जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो हमें इसमें काम में आती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। सबसे पहला होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A B के दाएं बैठा है। A इज राइट ऑफ B। ठीक है, अब इस मान के चलो हमें इसे एक सर्कल में बैठाना है, तो ये सर्कल है और यहाँ पर इसको लाइन में बैठा कर भी देख लेंगे हम।
दो लोग ये बैठे हुए हैं। अब ए बोल रहा है कि ए बी के दाएं बैठा है, ए इज राइट ऑफ बी। तो पहले हम किससे बिठाएंगे, ए को या बी को? तो क्वेश्चन दे रहा है कि बी के दाएं बैठा है, मतलब पहले हमें बी को बैठाना होगा। अब देख लीजिए, ए इसका यहाँ पर राइट होगा क्योंकि ए अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है दोनों, और ए इसका लेफ्ट होगा, ए बायां होगा, और ए दायां होगा, मतलब ए राइट होगा। एक बी के राइट मतलब कि यहाँ पर ए बैठेगा। इस प्रकार लाइन में देख लेते हैं। वो बोल रहा है ए बी के दाएं बैठा है, तो पहले बी को उठा लेंगे, ए इसका दाएं होगा और इसका बायां होगा। कभी भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम जहाँ पर बैठे हैं उसी को ही जो व्यक्ति उसमें दिया है उसकी कंडीशन मान लेते हैं। मतलब हमें सपोज कर लें कि हम ही उस जगह पर बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसका राइट होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम सर्कल में रोटेशंस को और अच्छे से समझेंगे। जब हम सर्कुलर टेबल के बारे में पढ़ेंगे तब इन्हें और अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हम इनकी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें आती हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो टर्म से आती हैं वो होती हैं एंड, और एक आता है हु। इसके साथ में कभी कभी बट भी आ जाता है, और इसे हिंदी में बोलते हैं और, हिंदी में ए भी आता है, और, वा, तथा, लेकिन, किंतु और परंतु, ये सब आ जाते हैं। और हु के साथ आता है जो या जो कि। ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बातें होती हैं। एक एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। से दिया हुआ है ए इज राइट ऑफ बी एंड लेफ्ट ऑफ सी। यहाँ देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, ए बी के दाएं है और सी के बाएं है। ठीक है दोस्तों, आज को हम एक सर्कुलर टेबल में बिठा के देखते हैं। पहले एक सर्कुलर टेबल है हमारी, ये तीन लोग बैठे हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि ए जो है वो बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। तो जो और शब्द दिया हुआ है वो यूज हुआ है ए के लिए, ध्यान रखना इस बात को। जो और आता है एक सेंटेंस के बाद वो दिया होता है पहली वाली टर्म्स को, मतलब कि ए को। ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा इस प्रकार से होगा, पहले ए बी के दाएं हैं, बी यहाँ बैठा के मान लिया, ए इसका राइट रोटेशन होगा और ए इसका लेफ्ट होगा। तो बी के दाएं ए यहाँ पर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है सी के बाएं हैं, सी यहाँ बैठाया, ए सी का, यहाँ पर राइट होगा सी का, और यहाँ पर सी का लेफ्ट होगा, तो सी के बाएं। एक कंडीशन हो गई ना, सी के बाएं ए हो गया और यहाँ से बी के दाएं ए हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसे लीनियर टेबल में देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ए बी के दाएं हैं, मतलब बी यहाँ पर आ गया और ए इसके दाएं, ए इसका राइट होगा और ए इसका लेफ्ट होगा, तो इसके दाएं हो गया। अब वो बोल रहा है जो ए है, ए सी के बाएं हैं। अब सी को हम यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि ये इसका दायां हो जाएगा। ठीक है, तो सी को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। सी यहाँ आ गया, सी का ये लेफ्ट होगा बायां होगा और ये वाला राइट होगा दायां होगा, तो ये सी के बाएं आ गया और बी के दाएं आ गया। तो जो और शब्द होता है ए यूज होता है पहले वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन सभी को हम मान रहे हैं कि वो सभी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अभी हम इनको
बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए व्यक्तियों के लिए भी समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हु की। हु की बात करते हैं। अब इसे एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज राइट ऑफ बी, हु इज राइट ऑफ सी। ए बी के दाएं है जो सी के दाएं है। तो जो हु वर्ड आता है उसके साथ जस्ट जो कनेक्ट होकर बैठा होता है उसके लिए एक हु वर्ड आता है। यहाँ से जो आया, जो के पास में कौन सा है, बी। तो जस्ट लेफ्ट साइड में, हु के जस्ट लेफ्ट साइड में जो हुआ उसके लिए हु का यूज होता है या जो का यूज होता है। और जैसे हम इसे सर्कुलर टेबल में अरेंज करके देखें, ये सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। वो बोल रहा है ए इज राइट ऑफ बी, तो पहले किसको बिठाएंगे हम, बी को। बी के राइट में कौन है, ए इसका राइट रोटेशन है और ए इसका लेफ्ट रोटेशन है। अब वो कह रहा है कि जो हु ए इज राइट ऑफ बी, ठीक है, ए इज राइट ऑफ बी, हु मतलब कि कौन, बी, जो मतलब कि बी इज राइट ऑफ सी। तो वो कह रहा है कि जो बी है वो सी के राइट है, तो सी को कहाँ बिठा लेंगे हम, यहाँ पर। देखिए यहाँ पे इसका ये राइट रोटेशन होगा और यहाँ पर इसका ये लेफ्ट रोटेशन होगा। अभी हम राइट लेफ्ट को और अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हम हु और एंड के कंसेप्ट को समझ लें, फिर उसका हम जब सर्कुलर टेबल को पढ़ेंगे तो हम लेफ्ट राइट रोटेशन को और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए जैसे लीनियर टेबल पर बैठे हुए हैं, 3 स्पेस हैं, वो हो रहा है ए इज राइट ऑफ बी, यहाँ बी बिठा दिया, बी के राइट में ए राइट है इसका, यहाँ पर कौन है, ए, और ए इसका लेफ्ट है। अब वो बोल रहा है हु इज राइट ऑफ सी, मतलब जो बी है वो राइट, सी के राइट है। एक और चीज देखिए, जैसे बी सी के राइट है, ये सी का राइट है, तो बी के लेफ्ट, मतलब कि सी के राइट में बी है तो बी के लेफ्ट में सी है। ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है। तो बी के लेफ्ट में यहाँ पर सी, सी का ये राइट होगा, लेफ्ट होगा, तो सी के राइट में बी बैठ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ए बी के दाएं हैं, ए जो है वो बी के दाएं हैं, जो सी के दाएं हैं, और बी सी के दाएं हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी हमने बात की थी 3 लोगों की, ए बी और सी की। अब हम बात करते हैं 4 पर्सन आ जाते हैं तो क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज राइट ऑफ बी एंड सी इज लेफ्ट ऑफ डी। ए बी के दाएं है और सी डी के बाएं हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। 2 लोग यहाँ पर दिए हैं, 2 लोग यहाँ पर दिए हैं, तो इस सेंटेंस की और इस सेंटेंस की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। ये सेंटेंस अपने आप में अलग है और ये सेंटेंस अलग है। और यहाँ से बिठा के देखते हैं इसे, ये 4 लोग बिठा दिए, ठीक है। वो बोल रहा है ए बी के दाएं हैं, मतलब बी यहाँ पर, इसका ए राइट होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद सी डी के बाएं हैं, तो डी यहाँ पर आएगा क्योंकि इसका ए बायां होगा, लेफ्ट होगा यहाँ पर, और ए होगा दायां, राइट। तो सी डी के बाएं हैं, मतलब ए इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम जैसे लीनियर में देखें, ए बी के दाएं हैं, बी का दायां ए आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सी डी के बाएं हैं, जो सी है वो डी के बाएं हैं, तो
सी डी यहाँ पर भी आ सकता है या फिर सी डी यहाँ पर भी आ सकता है। ये आगे की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक कंसेप्ट और देख लेते हैं हम, नेवर, नियर और नेक्स्ट का। नेवर का जिसे हिंदी में बोलते हैं पड़ोसी, या फिर इसे यहाँ आता है नेक्स्ट टू, और यह आता है नियर। जो नेक्स्ट और नियर एक ही है और नेवर भी एक ही है। आइए जैसे दिया हुआ है ए इज नेवर ऑफ बी, तो जैसे हम एक सर्कुलर टेबल बैठा है, यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बी बैठा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं ए इज नेवर ऑफ बी, मतलब कि जो ए है वो बी का पड़ोसी है। तो पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल पास में हुआ हो, उसके बीच में कोई भी ना हो। तो एक कहाँ बैठा सकते हैं हम, या तो एक को यहाँ पर बैठा सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन है कि एक को यहाँ पर बैठा सकते हैं। एक को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि फिर ए बी का पड़ोसी नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार आता है एक और, ए इज नेक्स्ट टू बी, या फिर आता है ए इज नियर ऑफ बी। तो ये दोनों कंडीशन इस प्रकार से होती हैं। जैसे सर्कुलर टेबल ले लिया, यहाँ पर 4 लोगों को बैठा दिया, ए इज नेक्स्ट टू बी, तो आगे हम इस प्रकार से रोटेशन लेंगे तो बी का नेक्स्ट ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट रोटेशन लेंगे तो बी का नेक्स्ट ए हो जाएगा। हम यहाँ पर ए को नहीं ले सकते हैं, हम जस्ट यहीं पर लेते हैं, और इसी प्रकार से ए इज नियर ऑफ बी, यही कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। इसी प्रकार से जैसे हम एक सर्कुलर लीनियर टेबल लेते हैं और यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं और बोलता है बी ए इज नेवर ऑफ बी, बी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जो ए है वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, जिससे नेवर इसका पड़ोसी है। ए को हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, फिर ये इसका पड़ोसी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम करेंगे कि बी यहाँ पर बैठा है तो ए यहाँ पर होगा या फिर ए यहाँ पर होगा। ये नेक्स्ट और नियर का कंसेप्ट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर टेबल की। अब हम मेन उस पर आ जाते हैं कि जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी, हमने क्या क्या देखा है, एंड, हु, एंड मतलब और, तथा, किंतु, परंतु, और इसी में आ जाता है यहाँ पर बट। और हु में देखा जो या जो की। ठीक है, तो हु में जो जस्ट हु के आगे जो लिखा हुआ होता है, और एंड में आता है जो दूर वाला, मतलब कि जो सब सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है उससे इसका संबंध होता है। नेवर को देख लिया, जस्ट पड़ोसी का मतलब होता है इस प्रकार से, और नेक्स्ट और नियर में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार की टेबल्स आती हैं और किस प्रकार के उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर टेबल की, मतलब कि इसमें सर्कुलर टेबल में 3 से 4 प्रकार के आते हैं। इसको मान लेते हैं एक बंद आकृति वाली टेबल, मतलब जैसे एक गोल जैसे डाइनिंग टेबल होती है, एक रेक्टेंगल टेबल, स्क्वायर टेबल, और सबसे रेयर केस में कभी कभी आ जाते हैं इसमें ऑक्टागोनल, मतलब अष्टभुज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर टेबल की। सर्कुलर टेबल से ही लगभग उसी के सेम है रेक्टेंगल टेबल, उसी के सेम है स्क्वायर टेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर टेबल की, सॉरी सर्कुलर टेबल की।
ये हमारी एक सर्कुलर टेबल हुई। अब सबसे पहले इसमें बात समझने वाली होती है, यदि जो नंबर ऑफ पर्सन हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो हमें दिए हुए हैं वो ऑड हैं या फिर इवन है। अब ऑड और इवन का क्या डिफरेंस आएगा वो हम देखेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन इवन है, मतलब कि जैसे हमने सपोज नंबर ऑफ पर्सन दिया है 8, तो जब हम इसमें बैठाएंगे तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नहीं बैठा सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से बैठाएंगे तो फिर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन किसके सामने बैठा हुआ है, या सपोज यहाँ पर ए बैठा हुआ है, यहाँ पर सी बैठा हुआ है, यहाँ पर बी बैठा हुआ है, और उसने पूछ लिया कि ए के सामने कौन बैठा है, तो हम ये फिर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमें नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं सम, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन इवन है, तो हमें उनको इस प्रकार से बैठाना होगा। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से कि हम नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है ऑड, ये हो गया हमारा इवन का, और नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हमें ऑड। सपोज नंबर ऑफ पर्सन है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। जब हमें नंबर ऑफ पर्सन ऑड होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमें जो दिए होते हैं व्यक्तियों की संख्या वो विषम होती है, तो कभी भी इसमें सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा जाता। कोई भी इस प्रकार के अरेंजमेंट में कोई भी व्यक्ति किसी के सामने बैठा हुआ नहीं होता है, सबका मुंह अलग अलग दिशाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। इवन में जो व्यक्ति हैं उनका मुंह एक दूसरे के सामने होगा, चाहे वो 8 दिए हो, और यहाँ पर आगे 6 भी दिए होते, 1 2 3 4 5 6, तब भी उनका मुंह हम इसी प्रकार से बिठा देते कि उनका मुंह एक दूसरे के सामने हो। ठीक है। अब इसके बाद सर्कुलर टेबल में एक और कॉन्सेप्ट आता है, सेंटर फेसिंग और फेसिंग आउटसाइड। यहां देख लेते हैं सेंटर फेसिंग क्या होता है। एक होता है सेंटर फेसिंग और एक होता है फेसिंग आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, तो सेंटर फेसिंग में क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। सेंटर फेसिंग मतलब होता है सभी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं। सपोज यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, उनका मुंह, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। और फेसिंग आउटसाइड में क्या होता है, यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है और ये 4 लोग बैठे हुए हैं, और फेसिंग आउटसाइड का मतलब होता है कि सभी का मुंह जो है वो बाहर की तरफ है, सभी व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है। सेंटर फेसिंग में सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, और फेसिंग आउटसाइड में मतलब सभी लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इसका क्या डिफरेंस आएगा क्वेश्चंस करने में कि सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, तो इसका क्वेश्चंस में क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका सबसे मेन है लेफ्ट राइट का डिफरेंस आएगा। लेफ्ट और राइट को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपके लिए। देखिए एक सर्कुलर टेबल है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ए सेंटर की तरफ देख रहा है, ए भी सेंटर की तरफ देख रहा है, ए सेंटर की तरफ देख रहा है, और ए सेंटर की तरफ देख रहा है। अब हमने आपके लिए जुगाड़ किया है समझाने के लिए, उसको देख लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। अब इस पर नहीं जाइए कि किस प्रकार से बनाया, बस समझने के लिए बनाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ए है यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए समझ में आ रहा है, ए इसका मुंह है अंदर की तरफ, ए अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा, ए हमारा यहाँ पर राइट होगा, और इसमें इस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट होगा, यहाँ पर
बायां होगा, ये यहाँ पर दायां होगा। अब इस व्यक्ति को हमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पर बैठा लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा और इस तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा। फिर ये व्यक्ति घूम कर गया यहाँ पर, तो ए इसका लेफ्ट हो जाएगा और ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें समझना क्या है कि जब व्यक्ति सेंटर फेसिंग है तो यहाँ पर इसका, जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है उसका लेफ्ट इस तरफ है, और जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, सपोज यहाँ पर बी बैठा हुआ है, तो इसका जो लेफ्ट है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर इसका लेफ्ट है, यहाँ पर लेफ्ट है, ये इसका यहाँ पर राइट है, ये इसका यहाँ पर राइट है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सबसे इजी जो वे इसका है, हम यहाँ पर स्वयं को मान लें कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब भी हम एग्जाम देने बैठे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, तो सपोज कर लें हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम इस तरफ मुँह करके बैठे हुए होंगे, यहाँ पर आप जहाँ पर ही बैठे हैं वहाँ पर बैठ के सपोज करेंगे, तो आपका जो राइट हैंड होगा, जो दायां हाथ होगा वो इस तरफ होगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा आपका वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर पहुँचने पर इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप इस तरह मुँह करके बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो इसके जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा। लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पर आ जाएगा और जो राइट हैंड है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फेसिंग आउटसाइड। जब आउटसाइड कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका क्या इफेक्ट आता है लेफ्ट और राइट पर, किस प्रकार से वो आते हैं। ये चार व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका सेंटर है, कहाँ गया हमारा वो, ये रहा। अभी ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ के इस तरफ देख रहा था तो यहाँ पे इसका राइट आ रहा था, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि उसका जो फेस है वो बाहर की तरफ है। तो ये इस प्रकार से ये बैक जो है वो अंदर की तरफ होगा और जो ये फ्रंट है वो बाहर की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी जब हम सेंटर की तरफ देख रहे थे तो इसका जो लेफ्ट था वो अंदर की तरफ था, सॉरी लेफ्ट था वो इस तरफ था, लेफ्ट राइट की तरफ था और राइट लेफ्ट की तरफ था। लेकिन अब जब बाहर देख रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर इसका ये लेफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। ये बायां होगा यहाँ पर और ये दायां हो जाएगा, मतलब कि सेंटर फेसिंग में और आउटसाइड फेसिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब इसी प्रकार से व्यक्ति घूमता हुआ यहाँ पर बैठ गया, तो इस तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा और इस तरफ इसका राइट हो जाएगा। अभी मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर ये इसका राइट हो गया और यहाँ पर इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। ए भी इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब इसको याद रखने की एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे ए बैठा हुआ है यहाँ पर सेंटर फेसिंग में, हम अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं, जो हमारी मिडिल फिंगर है या जो फिंगर वाला हिस्सा है उसको हम जो थंब को ऊपर की तरफ रखते हुए जिस तरफ वो एरो का निशान है उस तरफ ऐसे रख लेते हैं। तो जो हमारा नेल्स वाला पार्ट होता है, जो नेल्स वाला पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट बनाता है। जो हमारे मिडिल फिंगर है उसको हम रखेंगे सेंटर की तरफ या एरो की तरफ, जो इस तरफ एरो किया हुआ है उस तरफ रखेंगे। और तो जो हमारा नेल्स वाला पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा यहाँ पर। और जो हमारा हथेली वाला हाथ होता है, जो वाइट वाला साइड होता है वो हमेशा राइट बनाता है। इसी प्रकार के हम यहाँ पर चले जाएं तो जो हमारे फिंगर्स हैं वो हमारी सेंटर की तरफ हैं, और जो नेल्स वाला पार्ट है वो हमारा लेफ्ट है, और जो वाइट वाला पार्ट है वो राइट है। आप यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, फिंगर को रखा एरो की साइड में, और जो नेल्स वाला पार्ट है वो होगा लेफ्ट साइड में, और जो वाइट वाला पार्ट होगा वो होगा राइट साइड में। इसी प्रकार से जो हमारा
फेसिंग आउटसाइड वाला है, बाहर की तरफ देखने वाला है, उसको भी चेक कर लेते हैं सही होता कि नहीं। व्यक्ति यहाँ पर चेक करते हैं, ये यहाँ पर हमने एरो की साइड में अपनी उंगलियों को कर लिया। अब जो नेल्स वाला पार्ट है, नेल्स वाला पार्ट ब्लैक वाला जो आता है, हमारी बॉडी आती है, वो लेफ्ट साइड में आएगा। नेल्स वाला पार्ट कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में। तो इसका जो रोटेशन इस प्रकार से होगा, लेफ्ट ऐसे घूमते जाएंगे तो ये लेफ्ट वाला आता जाएगा, और जो वाइट वाला साइड है वो आएगा राइट साइड में। जो वाइट वाला पार्ट है वो राइट साइड को डिनोट करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये बाहर की तरफ है तो ये वाइट वाला यहाँ पर राइट बनेगा, और ये जो नेल्स वाला है यहाँ पर लेफ्ट बनेगा इसका। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये हमारी फिंगर्स को रखा है इस प्रकार से, तो नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया और जो वाइट वाला है वो राइट साइड में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब एक और देख लेते हैं क्लॉक से। क्लॉक से एक होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की दिशा में, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जैसे ये 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए यहाँ पर, तो जो इनका लेफ्ट होगा, ठीक है दोस्तों, ये लेफ्ट होगा, तो जो घड़ी हमारी इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, तो जो हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा लेफ्ट बनेगा। यहाँ से यहाँ गए तो लेफ्ट बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इसका लेफ्ट बनेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लेफ्ट बनेगा, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसका लेफ्ट बनेगा। और इसी प्रकार से ये है हमारा सेंटर फेसिंग के लिए। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इसका यहाँ पर राइट बनेगा, ये यहाँ इसका राइट बनेगा, ये यहाँ पर इसका राइट बनेगा, और यहाँ पर इसका राइट बनेगा। इसी प्रकार से इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा फेसिंग आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ देखने वाले में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आगे हम क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे तो इसका राइट बनाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका लेफ्ट बनाएगा। सबसे जो हमने तीनों कंसेप्ट बताए हैं उसमें सबसे इजी है हमारे फिंगर्स वाला, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं हम। अपने जो फिंगर्स वाला कंसेप्ट है, ये है जो हमारी मिडिल वाली फिंगर है, हमारी फिंगर्स का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम रखेंगे एरो के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट रोटेशन बनाएगा, जो नेल्स वाला पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट बनाएगा, और जो राइट वाला, जो वाइट वाला पार्ट है हमारे हाथ का, या जो वाइट होता है थोड़ा सा, वो बनाएगा हमेशा राइट साइड या राइट रोटेशन। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति बाहर की तरफ देखते हैं तो उसमें भी एक कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, इसका कभी अपोजिट नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा इजी है। यहाँ पर भी रख लेंगे तो ये नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट बना रहा है, वाइट वाला राइट बना रहा है। यहाँ पर रख लेंगे तो नेल्स वाला राइट लेफ्ट बना रहा है, और ये वाइट वाला राइट बना रहा है। ये वाला कंसेप्ट हमेशा आपको काम आएगा। ये बात हो गई हमारी सर्कुलर टेबल की, मतलब गोलाकार मेज की। गोलाकार मेज में एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके ही बैठें, या फिर सभी व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके ही बैठें। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अंदर है, एक बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ, एक अंदर बैठा है, एक बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। इस प्रकार से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए हम बात करते हैं स्क्वायर टेबल की। स्क्वायर टेबल, या फिर ऐसे बोलते हैं हिंदी में वर्गाकार मेज। इसका कंसेप्ट सर्कुलर टेबल जैसा ही है, जो गोलाकार मेज हमने पढ़ा हुआ है उसके जैसा ही है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस इसमें ये होता है कि हमारा एक स्क्वायर टेबल है, जो सर्कुलर टेबल है उसमें व्यक्ति इस प्रकार से बैठते थे, हमें भुजाओं और उसके कोनों, मतलब साइड्स और कॉर्नर का नहीं रहता था कि कहाँ पे इसको बैठाना है। इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें जो व्यक्ति बैठते हैं या तो साइड्स पर बैठते हैं,
या फिर व्यक्ति जो हैं कॉर्नर्स पर बैठते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेफ्ट राइट रोटेशन है, वो हमारा सर्कुलर टेबल जैसा ही है। इसे स्क्वायर बना लिया, यहाँ पर ये अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, तो इसमें भी वही हाथ वाला कंसेप्ट कर लेंगे हम। ये फिंगर्स एरो की तरफ है हमारी, जो लेफ्ट वाला पार्ट, जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट में आएगा, और जो राइट हमारा वाइट वाला पार्ट है वो राइट साइड में आएगा। ये राइट हो जाएगा यहाँ पर इसका, और ये लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। सपोज ये वाला भी एक और स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, और ये बाहर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है इस प्रकार से। तो जो एरो वाला पार्ट है वहाँ अपने फिंगर्स को किया, तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट बनाएगा, और जो वाइट वाला पार्ट है वो राइट बनाएगा। सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, फिंगर्स को एरो की साइड करना है, जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट बनाएगा, और जो वाइट वाला पार्ट होता है हमारे हैंड का वो हमेशा राइट साइड या राइट रोटेशन बनाएगा। और जो स्क्वायर टेबल होती है, वर्गाकार मेज होती है, इसमें एक तो इस प्रकार से आते हैं कि सभी व्यक्ति जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उन पर बैठे हुए हैं, या तो वो अंदर की तरफ मुँह करके बैठ सकते हैं या फिर बाहर की तरफ। और इसके अलावा आता है कि एक एक व्यक्ति चारों भुजाओं पर बैठे हुए हैं, और एक एक व्यक्ति चारों कॉर्नर पर बैठे हो सकते हैं। तो सब ये आ सकता है कि भुजाओं पर बैठे व्यक्ति अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, और जो कॉर्नर्स पर व्यक्ति बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, या इसका उल्टा वाइस वर्सा भी आ सकता है। अब इसके बाद एक और आता है इसी में, रेक्टेंगल टेबल, मतलब कि जो होता है आयताकार मेज, ऐसे बोलते हैं रेक्टेंगल टेबल। यहाँ पर रेक्टेंगल टेबल को बना लिया है। रेक्टेंगल टेबल में एक चीज़ याद रखने की होती है कि हमें क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है कि व्यक्ति को उन्होंने कभी कभी ये दिया होता है कि कोई व्यक्ति सपोज ए रेक्टेंगल की या टेबल की चौड़ाई पर बैठा हुआ है, तो फिर हमें कि वो दिया हुआ है कि ए चौड़ाई पर बैठा है, तो ए को हमें यहाँ पर बैठा सकते हैं या फिर ए को यहाँ पर बैठा सकते हैं। जबकि जो स्क्वायर टेबल होती है इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता कि उसने चौड़ाई बोला है लंबाई, हालांकि देता भी नहीं है, लेकिन इसका याद नहीं रखना होता। लेकिन जो रेक्टेंगल टेबल होती है इसमें हमें चौड़ाई लंबाई का याद रखना पड़ता है। इसमें इस प्रकार से दे सकता है कि दो व्यक्ति हैं, जो लंबाई की साइड दो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, और जो चौड़ाई है उसकी तरफ एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक एक व्यक्ति कोने पर बैठे हुए हैं। स्क्वायर टेबल और रेक्टेंगल टेबल में एक चीज़ याद रखने की होती है कि जो व्यक्ति बैठते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सम्मुख बैठते हैं। जैसे यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ए इसके सामने है, ए इसके सामने बैठा हुआ है, ए यहाँ से इसके सामने है, और ये कॉर्नर वाले कॉर्नर के सामने रहेंगे। और सभी की जो बीच में दूरी होती है, चाहे वो सर्कुलर टेबल हो, रेक्टेंगल टेबल हो, लीनियर टेबल हो, कुछ भी हो, सभी के बीच जो व्यक्ति के बीच दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। जो हम सर्कुलर टेबल भी लेते हैं तो हम व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं बैठा सकते हैं, उनमें भी हमेशा इस प्रकार से बराबर दूरी पर बैठाना होता है, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होती है। ये कोई हमारी रेक्टेंगल टेबल की बात। इसमें जो रोटेशन होता है वो भी जो हमारा सर्कुलर में हमने देखा है उसके जैसा ही होता है। सपोज कोई व्यक्ति यहाँ कॉर्नर पे बाहर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, और जो सेंटर में बैठे हुए हैं या जो साइड्स पे बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से इनका रोटेशन देख लेते हैं एक बार हम। तो हम वही अपने फिंगर वाला कंसेप्ट लेंगे। जो हमारा फिंगर्स हैं, इसका जो साइड जो एंड पार्ट है वो हम एरो की तरफ करेंगे, तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट बनाएगा, तो इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, और इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो यहाँ पर राइट साइड बनाएगा या राइट रोटेशन बनाएगा। अब हम कोने वाली ही बात करें तो हम इसको इस प्रकार से रखेंगे एरो की तरफ अपनी फिंगर को करके। तो जो नेल्स वाला पार्ट है वो इस तरफ कौन सा पार्ट आएगा, लेफ्ट आ जाएगा, और जो हमारा वाइट वाला पार्ट है यहाँ पर राइट आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों डिफरेंस आ गया ना, ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट इस तरफ जा रहा है,
और ये अंदर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट इस तरफ जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं लीनियर टेबल की या फिर रेखीय बैठक व्यवस्था की। यहाँ पर लीनियर टेबल इसे बोलते हैं रेखीय। एक सीधी, जैसे हम स्कूल कॉलेज में बैठते हैं बेंच पर या किसी बेंच पर बैठे हुए हैं, एक साइड में बैठे हुए हैं, मतलब कोई बंदाकृति नहीं है। जैसे एक बेंच दिया हुआ है और यहाँ पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सर्कुलर टेबल में क्या होता है कि जो इस प्रकार से हमारी सर्कुलर टेबल होती है और यहाँ पर सब कुछ 4 लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई फर्स्ट और कोई सेकंड नहीं है, ना ही कोई लास्ट में नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सभी फर्स्ट हैं, सभी लास्ट हैं, कोई भी यहाँ पर लास्ट आप नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट बैठा हुआ है या ये लास्ट बैठा हुआ है। लेकिन इस प्रकार की टेबल में, लीनियर टेबल में, ए इसके छोर होते हैं, ए एंड होते हैं, एंड्स होते हैं। ये यहाँ पर छोर है, एक ए इसका राइट एंड है और ए इसका लेफ्ट एंड है, इसका बायां छोर है, ठीक है। अब जब हमें क्वेश्चंस में नहीं दिया है या जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको किसी भी दिशा में दिया हो, कोई व्यक्ति पूरब में मुंह करके बैठे हुए हैं या पश्चिम में मुंह करके बैठे हुए हैं, देखिए। तो जब हमें कोई व्यक्ति ऐसा दिया होगा पूरब की तरफ मुंह करके बैठा है, पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण की तरफ किसी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, हम उसे अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर की तरफ मुंह करके ही मान लेते हैं, हमेशा इस डायरेक्शन में बैठे हुए मान लेते हैं। ये सिर्फ सिंगल लाइन कंसेप्ट में ही यूज में आता है। हम उन्हें हमेशा उत्तर की तरफ मुंह करके मान लेते हैं, या जिस प्रकार हम बैठे हुए हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं। जिस तरफ हम मुंह करके बैठे हुए हैं उसी प्रकार ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें इसके राइट और लेफ्ट निकालने में आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें है, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ए इज सेकंड ऑफ बी। तो जो ए है वो जो बी है उसके सेकंड है। अब ए नहीं बोला हमें कि किस में है, राइट है लेफ्ट है, तो हम यहाँ पर जैसे पहले हम इसको बी को बैठाएंगे। अब हमें बोलना है बी से सेकंड, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पर ये हो सकता है, या फिर ए फर्स्ट और ए सेकंड, ये यहाँ पर हो सकता है। तो ए है जो बी के सेकंड हो गया, ये या तो यहाँ पर ये हो गया या ये यहाँ पर होगा। यदि हमें यहाँ पर दे दिया होता राइट सेकंड है तो हम ए वाली कंडीशन सही होती, यहाँ पर दे दिया होता लेफ्ट में सेकंड है तो ए वाली कंडीशन सही हो जाती। और लीनियर में और कुछ नहीं है। इसके बाद एक और आ जाता है डबल लाइन। ये डबल लाइन, तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। जो डबल लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें सॉल्व करते टाइम एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो व्यक्ति बैठते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सामने ही बैठते हैं। आप इन्हें इस प्रकार से नहीं बैठा सकते हैं कि एक यहाँ पर बैठा है, दूसरा आपने यहाँ बैठा लिया, तीसरा आपने यहाँ बैठा लिया, इस प्रकार से आप नहीं बैठा सकते हैं। दोनों लाइन में बराबर व्यक्ति होंगे और एक दूसरे के जस्ट सामने होंगे। और एक और इसमें ये भी बोल सकते हैं, ये इस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं और ये व्यक्ति जो है वो इस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जैसे इनका मुँह होगा उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और ये वाले होंगे साउथ फेसिंग, ठीक है, दक्षिण की तरफ। जो दक्षिण वाले हैं वो नीचे तरफ और ऊपर तरफ होंगे, नीचे तरफ को देखेंगे, और जो उत्तर वाले वो नीचे तरफ बैठेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। और इसका जो राइट होगा वो इस प्रकार होगा, यहाँ पर राइट होगा इसका, वही नेल्स वाला पार्ट कर लेंगे हम, समझ नहीं आया तो। और इनका जो लेफ्ट राइट होगा इसमें ही हम नेल्स वाले कर लेंगे। जो नेल्स वाला पार्ट है वो लेफ्ट, और जो वाइट वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पर राइट, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे 5 प्रकार के क्वेश्चन, 5 टाइप्स के क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब
हम बात करते हैं MPSI और व्यापम। MPSI और व्यापम में सिर्फ सर्कुलर टेबल और लीनियर जो सिंगल लाइन है वही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सर्कुलर और लीनियर सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस। बहुत रेयर केस में स्क्वायर टेबल वाला या फिर रेक्टेंगल टेबल वाला पूछा जाएगा, बहुत रेयर केस में। और डबल लाइन वाले क्वेश्चंस MPSI और व्यापम में लगभग नहीं आते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है सर्कुलर टेबल पर और लीनियर टेबल पर। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट सेटिंग अरेंजमेंट का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसके क्वेश्चंस को करेंगे और इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।